नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्यामला न्यूज चैनल। बिहार में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है, तो आज पहले चरण के नामांकन के दूसरे दिन हैं। पहले दिन पूरे 121 सीट में मात्र 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बहुत धीमी गति इसलिए है कि बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं हुए, तो जैसे ही उम्मीदवारों के नाम तय होंगे तो तेज़ी आ जाएगी। इसी बीच में हम बिहार के 80 साल के विकास पर और सोशलिस्ट पार्टी की क्या भूमिका रही है बिहार के विकास में, बिहार के शासन में, इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिन्हा जी के साथ। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्वागत है। बिहार में 3 ऐसे शासक हुए जो लंबे समय तक शासन किया। पहला बिहार के जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, दूसरा लालू यादव और तीसरा नीतीश कुमार। इन तीनों में बिहार का सबसे ज़्यादा औद्योगिकीकरण किनके शासनकाल में हुआ? अगर औद्योगिकीकरण की बात करें तो जो आवश्यक था बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, तो मैं पहले के श्री कृष्ण बाबू के समय की बात नहीं बोलता। उसमें पूरे भारत में औद्योगिकीकरण उस तरह से गति नहीं पकड़ रहा था। लेकिन बाद के समय में जब बड़े महानगरों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, ऐसे बड़े राज्यों में औद्योगिकीकरण में तीव्रता आई, उस समय भी बिहार में वह तीव्रता देखने को नहीं मिली। लालू जी के शासन के समय तो मिली ही नहीं, न के बराबर, बल्कि उद्योग, छोटे उद्योग कर्मी भागने लगे। जो फिरौती, अपहरण, वसूली, तो एक भय का माहौल सामान्य व्यवसायियों के लिए, उद्योग की बात छोड़ दीजिए, सामान्य व्यवसायियों के लिए भी एक भय का माहौल क्रिएट हुआ बाद के शासनकाल में। शुरुआत में नहीं, लेकिन बाद में लालू जी का जो पोस्ट पीरियड था, जिसमें राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रहीं कुछ समय, तो वह समय व्यवसायियों के लिए माहौल अनुकूल नहीं था। और नीतीश जी के शासनकाल में कुछ प्रयास किए गए उद्यमिता को विकसित करने के। बड़े उद्योग तो अब भी नहीं आए हैं, वैसे कुछ नाम मात्र का कुछ बोल देते हैं, पानी का प्लांट लगा दिया, बॉटल का, वो सब सामान्य बात है। लेकिन बड़े उद्योग भी नहीं आए हैं और उद्यमिता का जो विकास को डेवलप करने का प्रयास किया गया है, वह भी आवश्यकता से बहुत कम है। फिर भी एक प्रयास, अगर कंपैरिजन देखें लालू जी के और नीतीश जी के शासनकाल में, तो नीतीश जी के शासन में कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, माहौल कम से कम ठीक है उसकी तुलना में। और सर, बिहार में लालू जी के आने के पहले 26 चीनी मिलें सरकारी थी, प्राइवेट की बात हम नहीं करते। बक्सर के पास डुमरांव एक जगह है जहाँ कॉटन मिल होता था। आपके बीटा में बर्तन बनाने के उद्योग थे। औरंगाबाद में कंबल बुनने का उद्योग था। फिर बरौनी सिंदरी में फर्टिलाइजर का था। तो ये सब जो उद्योग लगे थे सर, वो तो अंग्रेजी शासन काल के बाद ही लगे थे। सही बात। उस समय के शासक कौन थे बिहार में? उस समय निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकारें रही थी। और सही बात बोल रहे हैं आप, जब औद्योगिकीकरण का दौर उतनी तीव्रता से नहीं चल रहा था देश में, उस समय भी उद्योग थे। तो लालू जी के शासनकाल को आप उद्योगों को बंद करने के शासनकाल के रूप में देख सकते हैं। अब पुनः कुछ प्रयास नीतीश जी के शासनकाल में किए गए हैं, लेकिन वे सारे उद्योग खुल नहीं सके। अभी छोटे उद्योग को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, यह अच्छा है। अपेक्षित प्रयास नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी चलिए, एक माहौल तो अच्छा है। आगे आने वाले वर्षों में हमें उम्मीद है कि जो भी सरकार बनेगी उस पर दबाव होगा, क्योंकि दबाव युवाओं का है, दबाव पलायन का है। तो निश्चित तौर पर समय के अनुसार अब
आम जनता का दबाव सरकार पर होगा तो काम होने चाहिए, मुझे उम्मीद है। कल जदयू के एक प्रवक्ता से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बिहार से जो पलायन हो रहे हैं वो मजबूरी में नहीं, शौक से हो रहे हैं। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, यह शौक से जो पलायन हो रहा है, कुल पलायन का वह मुश्किल से 0.1% भी नहीं है। सभी को सभी राज्यों में जाने की छूट है। अगर कोई शौक से किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे महानगर में जाकर काम करना चाहता हो तो वे जा सकते हैं। ऐसे पलायन जो हो रहे हैं वे बहुत ही पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं। वे विदेश भी जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। लेकिन जो मेजॉरिटी पार्ट पलायन का है वह मजबूरी में ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ की कमियां हैं। कार्य के लगातार उपलब्ध होने के अवसर के, और एक माहौल की भी कमी है कि जब कोई यहाँ हमारे समाज का व्यक्ति कोई श्रम से जुड़ा कार्य करता है तो ग्रामीण भाषा में कहें तो लोग उसको दूसते हैं। अपने ही परिवार से जुड़े लोग, अपने ही समाज से जुड़े लोग उसको दूसते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे में लज्जावश वह उसी श्रम को करने दूसरे राज्य, दूसरे महानगर चला जाता है जहां उसे कोई अपना लोग नहीं देख पाता है और कार्य करना मजबूरी है। तो अपने समाज में श्रम के प्रति सम्मान के भाव को, माहौल को जगाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ कार्य के लगातार अवसर को भी पैदा करना पड़ेगा। कार्य के लगातार अवसर कहने का मतलब है कि किसी को महीने में 10 दिन काम मिल जाए, 20 दिन काम नहीं मिलेगा, तब मुश्किल है उसके लिए महीने भर का खर्च जुटा पाना। अगर महीने में 25 दिन काम मिले तब तो कुछ बात बन सकती है। तो बाहर जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, बाहर जो हमारे मजदूर जा रहे हैं, तो वहाँ पर लगातार काम चलता है, 2-2 शिफ्ट में काम चलता है। तो लोग सामान्य से थोड़ा ज़्यादा भी पैसा कमा सकते हैं शारीरिक श्रम करके। हालांकि वहाँ पर भी उन्हें कई प्रकार के दोहन का शिकार होना पड़ता है, और हो रहे हैं। जो बिहार में अगर वे यही काम करें, यही अवसर उपलब्ध हो जाए, तो वह दोहन नहीं हो सकेगा, दोहन रुकेगा, क्योंकि आसपास के करीब के लोग उनको मदद करने के लिए उपलब्ध होंगे, जो कि दूसरे राज्य, दूसरे महानगरों में नहीं है उनके साथ। और बिहार सरकार की कोई एक कंट्रोलिंग सिस्टम या कोई सेंटर पॉइंट नहीं दिया है अलग अलग राज्यों में बिहार सरकार ने, जहाँ पर वे मदद मांगने के लिए, लीगल मदद मांगने के लिए, ऑफिशियल मदद मांगने के लिए, अपने अधिकारों का मदद मांगने के लिए, मानवाधिकार का मदद मांगने के लिए कोई बिहार सेंटर में जा सके, ऐसी व्यवस्था भी नहीं। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की भी सरकार रही है, समय भले कम रहा हो लेकिन रही है जी। सोशलिस्ट पार्टी का जो शासक थे उनका बिहार के विकास का जो योगदान रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताओ। देखिए, आप कर्पूरी जी को देखिए, सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार वे विधायक बने थे, बाद में मुख्यमंत्री भी बने। उनका अगर आप व्यक्तित्व हर दिन देखेंगे, ऐसा नहीं कि 6 महीना में एक बार ऐसा किया उन्होंने, हर दिन उनके व्यक्तित्व की खूबियां आपको दिखेगी। एक सामान्य रहन सहन, मुख्यमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनके बारे में कहानियां किताबों में भी पढ़ी जाती है, प्रेरक प्रसंग के रूप में, कि लोग सीखें। नेता सीखते नहीं हैं, लेकिन कर्पूरी जी का व्यक्तित्व सीखने लायक है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का कभी भी व्यक्तिगत हित, पारिवारिक हित के लिए लाभ नहीं उठाया। मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी बेटी की शादी हुई और बारात कहाँ रुकी? रेलवे स्टेशन। वे चाहते तो बड़ा से बड़ा हॉल, सुसज्जित हॉल में विवाह संभव हो सकता था। बहुत सारे लोग, उनको जरूरत नहीं थी, बहुत सारे लोग पैसा देने के लिए मुंह बाए खड़े थे, लेकिन उन्होंने सहायता नहीं ली। तो और विकास के कार्य भी लगातार उन्होंने आमजनों को, जो पिछड़ा वर्ग था, जो पीछे छूट गया वर्ग था, सभी को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं अपने समय में तो चलाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे कभी भी अपने नैतिक सिद्धांतों से उन्होंने समझौता नहीं किया।
और किसी के दबाव में एक पैसा घूस नहीं लिया, तो किसी के दबाव में झुके भी नहीं। तो ऐसी चीज़ें नेताओं को सीखनी चाहिए। लेकिन आज परिस्थितियाँ ठीक विपरीत चल रही है, इसलिए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया फिर से बिहार में सक्रिय हो रही है, ताकि जो राजनीति में सेवा का भाव हुआ करता था, कि राजनीति में लोग सेवा के उद्देश्य से आते थे, अब तो कमाने के लिए अपने आते हैं, ताकत बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन पहले राजनीति में लोग सेवा के भाव से आया करते थे, और सोशलिस्ट सभी नेताओं का देखिए तो ऐसा ही रहा है रिकॉर्ड। तो अब सोशलिस्ट पार्टी इंडिया बिहार में सेवा के भाव से, कर्तव्य के भाव से काम करने को आई है समाज के लिए। तो एक अंतर आपको अन्य पार्टियों और सोशलिस्ट पार्टियों के गतिविधियों में दिखेगा। आपने कहा सेवा जी। तो सेवा, आज जनता भी सेवा लेना नहीं चाहती, जनता भी मेवा खोजती है। और जब आप मेवा देने की बात करेंगे तो आप भी उस मेवा के बदले 4 गुना मेवा लेने का प्रयास करेंगे, तभी फिर आगे मेवा बांटेंगे। कहने का मतलब ये है सर कि आज की राजनीति जो है वह जनता और नेता दोनों मिलकर के इसका व्यवसायीकरण कर दिया है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, कई नेताओं को हमने यह बोलते भी सुना है, जो बात जिस आशय से आप यह बात बोल रहे हैं, जो आपके बातों का अर्थ है, ऐसा कई पार्टियों के नेताओं को भी, शीर्ष नेताओं को मैं बोलते सुन रहा हूं कि जनता ही बिक गई है, कि जनता ही मुर्गा भात पे बिक जाती है। यह हकीकत नहीं है पत्रकार महोदय। हकीकत यह है कि नेतृत्व जैसा होगा समाज का, नेतृत्व जैसा होगा देश का, परिवार का मुखिया जैसा होगा, वैसा ही बनने की संभावना उस परिवार के सदस्य की, उस समाज के सदस्य की, आम सदस्यों की, उस देश के आम नागरिकों की वैसे ही बनने की संभावना रहती है। नेता जैसा होगा समाज वैसा होगा, अगर आप अपवाद को छोड़ दे तो पहले नेता बिगड़े। आप आज के परिस्थिति को देखकर बोल रहे हैं, लेकिन यह कैसे विकसित हुआ आप ऐसे नहीं देख रहे। नेता आए ठगा, नेता आए ठगा। आप 30 साल को देखिए, आप 30 साल के क्रम को देखिए, आप 40 साल के क्रम को देखिए। नेताओं ने धीरे धीरे जनता को ठगना शुरू किया, जनता निराश होती गई। धीरे धीरे एक समय आया जब जनता मान गई ये नेता आएंगे, वादा करेंगे, वोट लेंगे, जाएंगे, फिर 5 साल बाद नजर आएंगे। जब जनता मजबूर हुई, सीधी साधी मजबूर जनता, उनके हाथ में ही शक्ति कहाँ है। उनको पता चल गया 5 साल में एक ही बार नेताजी के दर्शन होंगे, तो सोचा कि चलो नेताजी 5 साल लूटे, अभी नेताजी कुछ जो हम पढ़ सके ले लेते हैं, क्योंकि फिर तो ये मिलेंगे नहीं। तो जनता बाद में भ्रष्ट हुई, नेता पहले भ्रष्ट हुए, और नेता भ्रष्ट होंगे, परिवार का मुखिया भ्रष्ट होगा, तो निश्चित है परिवार के सदस्य, समाज के सदस्य, देश के नागरिक का भ्रष्ट होना निश्चित है। तो नेता भ्रष्ट हुए, और ये कहते हैं नेता उल्लू, गंगा उल्टी दिशा में बहेगी, गंगोत्री से साफ जल निकलेगा, तभी पटना में, वाराणसी में साफ जल का आप आशा कर सकते हैं। आप पटना में, वाराणसी में गंदगी डाल दीजिए गंगा में, फिर भी गंगोत्री से अगर माने अच्छा जल निकल रहा है, साफ जल निकल रहा है, तो फिर पुनः संभावना बनेगी कि वाराणसी में और पटना में गंगा साफ हो जाएगी, जल साफ हो जाएगा, वह गंदगी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप गंगोत्री में ही गंदा जल निकालेंगे, वहाँ से निकलने लगेगा, तो चाहे आप पटना में चाहे वाराणसी में सफाई कितनी भी रखिए, वह कभी जल साफ नहीं मिल सकता। उसी तरह नेतृत्व ही गंदा हो गया, नेतृत्व ही भ्रष्ट हो गया। और आज सारे नेतृत्व जो खुद भ्रष्ट हो गए हैं, वे कुतर्क कर रहे हैं कि जनता ही भ्रष्ट है, जनता बाद में भ्रष्ट हुई, जनता मजबूरी में भ्रष्ट हुई। नेताओं के पास भ्रष्ट होने का चॉइस है कि मैं भ्रष्ट हूं या ना हूं। आम जनता के पास भ्रष्ट होने का चॉइस नहीं है कि 5 साल सेवा मिल रहा है, मैं अंत में भ्रष्ट हूं कि नहीं हूं, ऐसा चॉइस नहीं। उनके पास मजबूरी है, जानते हैं फिर आएगा नहीं, झूठ बोल रहा है जो आ रहा है। और आज स्थिति यह है कि सच भी जो कोई बोल के जाए, तो जनता इतना बार धोखा खा चुकी है कि उसको लगता है कि जरूर ये भी झूठा होगा। तो लेकिन अगर कोई सच्चा नेतृत्व, सच्चा व्यक्ति आएगा, तो आने वाले समय में, एक समय पीरियड के बाद, 2 साल 3 साल जनता देखेगी, तो फिर उसका भरोसा करेगी, और सोशलिस्ट पार्टी अपने इतिहास को फिर से भारत में, बिहार में दोहराएगी, और जनता का विश्वास हासिल कर इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगी। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि जनता भागते भूत का लंगोटा पकड़ने में
लगा हुआ है। बिल्कुल, क्या करें, मजबूरी में सीधी साधी जनता को बदनामियां भी झेलनी पड़ रही है और हमारे मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है वह पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन से भी गुजर रहा है। तो ये जो कुतर्क नेता करते हैं कि जनता ही दोषी है, आज जनता भी बोलने लगी एक दूसरे को कि जनता ही दोषी है। हकीकत यह नहीं है, यह कुचक्र है। दोषी है नेतृत्व, नेता दोषी है, यही सच्चाई है। और मैं सोशलिस्ट पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? सोशलिस्ट पार्टी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 243 सीट चुनाव लड़ने की हमने बात कही थी। चुनाव आयोग से सिंबल मांगा था। चुनाव आयोग ने हमें 3 साल का एक टाइम पीरियड के बाद, जब तक सिंबल मिल जाना चाहिए था, तब उन्होंने एक चिट्ठी रजिस्ट्री पोस्ट से भेज दिया कि 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट दीजिए। हमने जो डेट उन्होंने कहा था उससे पहले 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट भेज दिया। बावजूद इसके अब तक सिंबल नहीं इशू किया है। आज हमारा लास्ट डेट मानकर चल रहे हैं कि आज सिंबल मिल गया तो मिल गया, नहीं तो यह एक साजिश की तरह सोशलिस्ट पार्टी के साथ होगा चुनाव आयोग द्वारा भाजपा की सह पर। क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी जिसके फाउंडर जेपी और लोहिया रहे, लोग नहीं चाहते, राजनीतिक भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी नहीं चाहती, समाजवादी धारा से, सोशलिस्ट धारा से निकली हुई पार्टियां भी नहीं चाहती कि सोशलिस्ट पार्टी फिर से पुनर्जीवित होकर उस इतिहास को जो दोहराए जो 1974 से 77 के बीच जेपी ने दोहराया था। 3 साल में इंदिरा गांधी की सरकार को देश से पलट दिया। वह जो दिमाग में सभी नेताओं के है, सोशलिस्ट पार्टी की गतिविधियों से भी अभी हम फिर से जमीन से निकलकर गतिविधि करना चाह रहे हैं। उन संक्षिप्त गतिविधियों को देखकर इन लोगों के मन में खौफ है, एक कल्पना है कि फिर से वही बात ना हो जाए, तो ये अभी से ही हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। बावजूद इसके सोशलिस्ट पार्टी रुकने वाली नहीं है। हम अधिकतम सीटों पर लड़ाएंगे। नहीं आया सिंबल तो क्या हुआ, अगर नहीं भी आएगा आज तो भी कल से नॉमिनेशन, हमारा पहला नॉमिनेशन कल पातेपुर में, वैशाली जिला में है, पातेपुर विधानसभा में। परसों हमारा नॉमिनेशन कुढ़नी विधानसभा मुजफ्फरपुर में है। भैया आप तो कलर फोटो दे रहे हैं, अब तो कैंडिडेट का कलर फोटो आ रहा है कि कलर फोटो कैंडिडेट का, हमारे प्रत्याशी का, उसका नाम पार्टी का नाम है, तो सिंबल से ज़्यादा तो उसका चेहरा पहचानेंगे लोग। वोट देने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे निर्दलीय को सिंबल मिलता है उस तरह का तो फ्री सिंबल मिलेगा। सिंबल निश्चित तौर पर मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन यह डिस्टर्ब करने की जो मंशा है, यह जो हमें रोकने की मंशा है सत्तासीनों की, यह ठीक भी नहीं है लोकतंत्र के लिए, और हम इससे रुकने वाले भी नहीं हैं। वे लोग लाख कोशिश कर लें। 2029 में सोशलिस्ट पार्टी क्या कर सकती है? अभी 4 साल है। 3 साल में 1977 से 74 से 77 में जो हुआ था, हमारे पास तो 4 साल है। 4 साल में वह जलजला देखने को मिलेगा जो सत्तासीन और विपक्षी दल सब भी, और जो हमारी सोशलिस्ट धारा से निकली पार्टियां भी हैं, जो आज हमें चंद हमारी गतिविधियों को देखकर ईर्ष्या भाव, नेग्लिजेंसी भाव का हमें एहसास दिला रहे हैं, वे सब देखेंगे 2029 में, फिर 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी। अभी आप सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिन्हा जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि जनता भ्रष्ट नहीं हुई, पहले भ्रष्ट हुए नेता, तब हुई जनता। यानी कहने का मतलब ये है कि जस राजा तस प्रजा, राजा ही अगर भ्रष्ट है तो जनता का क्या कहना। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय।